एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर इसकी रिवीजन करवाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के बारे में कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट उसका पोर्शन था वो मैंने डिस्कस किया था। तो हम स्टार्ट लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर के साथ। वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? तो हर कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होती है, ये आप लोग जानते ही हो, और हर एक पार्ट को शेयर बोला जाता है। तो हर एक कंपनी के लिए शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करना ज़रूरी होता है। अगर कंपनी को अपने शेयर को सेल करना है, अगर एक तरह के शेयर को दूसरी तरह के शेयर में कन्वर्ट करना है, कुछ कंपनीज़ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होते हैं तो उनको अपने शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर तो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है फिर तो शेयर की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होते हैं तो मेन प्रॉब्लम उनके लिए होती है। चैलेंज की तरह होता है शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करना। तो मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर का मतलब, मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर्स के वैल्यूएशन का मतलब क्या है? तो अगर हम शेयर के वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर। शेयर वैल्यूएशन इज़ डन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक पर बेस्ड होता है। एंड शेयर वैल्यू विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। शेयर की जो वैल्यू होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। शेयर का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द लिस्टेड कंपनी विच आर ट्रेडेड पब्लिकली कैन बी नोन ईजिली, कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती हैं और जिनके शेयर को पब्लिकली सेल परचेज किया जाता है तो उनका ईजी होता है। बट प्राइवेट कंपनी जिनके शेयर पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते हैं तो उनके शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है और एक चैलेंजिंग टास्क भी होता है। तो ये जो पूरी प्रोसीडिंग होती है शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करने की, इसी को बोला जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब हम बात करते हैं कि शेयर के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कि कंपनी शेयर का वैल्यूएशन क्यों करना चाहती हैं। तो शेयर के वैल्यूएशन के लिए जो ज़रूरतें हैं, सबसे पहला तो फॉर कन्वर्जन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर टू अनदर क्लास। अगर एक कंपनी एक क्लास के शेयर को किसी और क्लास के शेयर में कन्वर्ट करना चाहती हैं, जैसे इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना चाहती हैं, 10 रुपये के शेयर को 20 रुपीज़ के शेयर में कन्वर्ट करना चाहती हैं, तो इन पर्पसेस के लिए शेयर्स के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर कंपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर लोन प्रोवाइड करती हैं तो मतलब लोन एडवांस देने के लिए भी पहले हमें सिक्योरिटीज़ की वैल्यू का पता होगा, तभी एडवांस दिया जा सकता है। तो सिक्योरिटी की वैल्यू को कंप्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। फिर एक्विजिशन के पर्पस के लिए, टेक ओवर के लिए, अमलगमेशन के लिए शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। अगर रिकन्स्ट्रक्शन का केस है, किसी कंपनी का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है तो जो शेयर होल्डर हैं, जो डिसेंटेड शेयर होल्डर हैं, जो इस टाइम कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को एक्वायर करने के लिए भी शेयर की वैल्यू को निकालना ज़रूरी होता है। देन आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का नेशनलाइजेशन हो जाता है तो नेशनलाइजेशन होने की वजह से जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो जिनका लॉस होगा, जिन शेयर होल्डर को जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर थे, तो उनको कंपेंसेशन के फॉर्म में भी हमें कुछ पेमेंट करनी होती हैं। तो बिफोर दैट वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ द शेयर, वो हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नीड है वैल्यूएशन है शेयर का, वो ज़रूरी होता है वेल्थ टैक्स को कंप्यूट करने के लिए, गिफ्ट टैक्स को असेस करने के लिए, और जो एस्टेट ड्यूटी वगैरह होती है, डिफरेंट टैक्सेस को लिवाई करने के लिए भी हमें शेयर्स के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊँ कि इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। फिर आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्या होती है, नीड क्या है,
नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की वैल्यू के ऊपर कौन कौन से फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। गुडविल चैप्टर के मेथड और शेयर्स के जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके ऊपर आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट नोट में भी इंडिविजुअल मेथड आपसे पूछ लिया जाता है, तो दोनों आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिनका इफेक्ट पड़ता है शेयर्स के वैल्यूएशन के ऊपर। तो फैक्टर में बेसिकली जो मेन फैक्टर आते हैं उसमें आता है कि शेयर, अगर एक कंपनी साउंड है, फिनेंशियली साउंड है, तो उसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती हैं। अगर कंपनी रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर को, तो उनके शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होती हैं। अगर कंपनी डिविडेंड की जो रेट है वो हाई रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती हैं। हाई रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करेगी तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती हैं। तो एक रेपुटेटेड कंपनी के शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर एक ओल्ड कंपनी है, मतलब पुराना बिजनेस है, लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रही है, फ्यूचर में भी ग्रोथ करने के चांसेस हैं, प्रॉफिट क्वांटिटी में बढ़ रहा है, तो इस तरह की कंपनी के जो शेयर की वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। सो दिस इज़ फैक्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं जब हम शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। शेयर के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। बेसिकली शेयर के वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है नेट एसेट वैल्यू मेथड। इसमें हमें नेट एसेट कंप्यूट करनी होती है और हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड जो मेथड आता है दैट इज़ यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में फर्दर 2 टाइप के मेथड आते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड और सेकंड आता है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। एंड द नेक्स्ट जो मेथड होता है दैट इज़ एवरेज और फेयर वैल्यू मेथड। एवरेज या फेयर वैल्यू मेथड कोई नया मेथड नहीं है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप ऊपर के जो मेथड हमने अभी जिनके नेम अभी पढ़े हैं, तो इनमें से आप किसी भी मेथड से शेयर की वैल्यू निकालते हैं और उन दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, तो शेयर की एक फेयर वैल्यू आ जाती हैं, एक एवरेज वैल्यू आती हैं। तो इस तरह से हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हुए। ये जो मेथड का क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने थोरोली इसको अच्छे से लर्न करना है विद फॉर्मूलाज, और हर मेथड कहाँ पर सूटेबल होता है, मेथड के मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारा नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड का जो दूसरा नाम है दैट इज़ ब्रेकअप वैल्यू मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो ब्रेकअप और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसके अंदर नेट एसेट मेथड को ही डिस्कस आउट करना है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप उसके अंदर किसी और मेथड को नहीं बताएंगे, रादर वो नेट एसेट ही है। तो ब्रेकअप वैल्यू मेथड एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो इसमें हम शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। तो नेट एसेट के अंदर शेयर की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि नेट एसेट मेथड है, यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो वैल्यू ऑफ शेयर किसके इक्वल होता है, हम नेट एसेट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बेसिकली जब शेयर्स के वैल्यूएशन की बात हो रही होती है तो वहाँ पर इम्प्लाइड होता है कि हम इक्विटी की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो हमें इक्विटी की वैल्यू को कंप्यूट करना होता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। So for this purpose we have to compute the value of net asset. So net asset can be computed in two ways. इसके 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, अगर आप एसेट साइड से स्टार्ट लेते हैं तो आपको सबसे पहले लेना है एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। आपको यहाँ पर सारी एसेट लेनी है, आपको गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन सबको आपको लेना है। फिक्टिशियस एसेट के अलावा आपको मार्केट वैल्यू पर लेना होता है। अगर किसी पर्टिकुलर एसेट की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उससे जो है बुक वैल्यू पर ले सकते हैं, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। इसमें से आपको डिडक्ट क्या क्या करना है, आपको आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस करना है, जो आपने एक्सटर्नल पार्टी को पे करना है। देखो जो लायबिलिटीज़ है किसी कंपनी की 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हम शेयर कैपिटल को लेते हैं और एक्सटर्नल में जो हमने पैसा बाहर से बोरो किया है, जो हमारे बोरोड फंड होते हैं, तो उनको हम लेते हैं, जिसमें डेप्ट आता है, करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, डिबेंचर हैं, लोन हैं,
पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, देन हमारे अनअर्न्ड इनकम हो सकती हैं। तो हमें सारी जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उन्हें हमें डिडक्ट करना है। क्योंकि हम इक्विटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस करना होगा। तो नेट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वहाँ से हमारे पास आ जाती हैं नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो सकता है। तो आपको प्रेफरेंस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर तो कुछ भी नहीं लिखा तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिडक्ट करना है। अगर आपको लिखा है कि प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिडक्ट करेंगे। अगर नो प्रायोरिटी लिखा है तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिडक्ट नहीं करना है। रादर जो नेट एसेट हमारे पास आएंगी, एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को डिडक्ट करने के बाद तो एसेट दोनों तरह के शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर। फिर आप क्या करोगे, उनके लिए उनकी टोटल एसेट को उनके प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, उनके जो शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन है फिर उनको हम डिवाइड कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर वाली कैपिटल को एसेट को प्रेफरेंस शेयर के नंबर से डिवाइड करेंगे और इक्विटी के लिए जो एसेट अवेलेबल हैं उनको हमें इक्विटी के नंबर से डिवाइड करके हम दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, या इन टोटल एसेट को ही हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके भी वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं। जब हम टोटल शेयर को लेंगे तो उसके अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों शेयर का हमें टोटल लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट लेते हैं। वहाँ पर हमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को लेना है, इसके अंदर हमें ऐड कर देना है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो भी हमें ऐड कर देने हैं। देन अगर हमारा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट है तो हमें ऐड कर देना है। अगर लॉस है किसी एसेट के रीवैल्यूएशन के ऊपर तो हमें उसको डिडक्ट करना है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो उनको भी हमें माइनस करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना है और ये माइनस करने के बाद हमारे पास शेयर के लिए नेट एसेट आ जाती हैं और नेट एसेट को हम नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला मेथड आता है। अगला मेथड हमारा है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में हम इक्विटी को कितना डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे उसके बेस पर हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेट एसेट मेथड कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जब आपके पास सारी एसेट्स की वैल्यू अवेलेबल होती हैं। जब कंपनी का वाइंड अप होता है तभी हम एसेट की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को, तो उसके बेस पर हम नेट एसेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो नेट एसेट मेथड है ये यूज़ होता है जब कंपनी का वाइंड अप होगा। अगर कंपनी अभी रनिंग है, अभी चल रही है, उस केस में अगर हमें शेयर की वैल्यू को निकालना है तो हम या तो डिविडेंड यील्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं और या फिर हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड की। डिविडेंड यील्ड मेथड में गुडविल शेयर की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्यूट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और इसको हमें डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है पेड ऑफ वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे पेड ऑफ वैल्यू पर शेयर। पेड ऑफ वैल्यू पर शेयर से हमें मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ से हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पेड ऑफ वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो आपको कंप्यूट क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड जो होते हैं इक्वल होती हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपको पेड अप कैपिटल पूरी लेनी है। अगर हम लास्ट वाले फॉर्मूला की बात करें तो वहाँ पर आपको पेड अप वैल्यू पर शेयर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आप निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड।
बट इसके लिए भी फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो आपको वो निकालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? तो पहले तो जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा वो हम लेते हैं, उसमें से फिर हमें इनकम टैक्स को डिडक्ट करना है। फिर अगर हमने कोई अमाउंट रिज़र्व वगैरह में ट्रांसफ़र करी है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। डिबेंचर सिंकिंग फंड को भी हमें डिडक्ट करना है, और जो प्रेफरेंस का डिविडेंड हम पे करेंगे तो वो भी हमें माइनस करना है। तो ये सारी पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होगा। तो इसके बाद फिर हमें करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को निकालना है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के बाद हम शेयर की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड की। दिस इज़ लास्ट मेथड अगर हम कहें तो। इसका दूसरा नेम कैपिटलाइजेशन मेथड भी होता है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब है कि कंसर्न कितना अर्न कर पा रही है, कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है तो उसकी वजह से हम कितना मनी अर्न कर पा रहे हैं, कि शेयर होल्डर ने जो पैसा हमें दिया है, जो कैपिटल उन्होंने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करी है, उसके ऊपर उनकी अर्निंग कितनी है, मतलब बिज़नेस कितना अर्न कर पा रहा है, तो उसके बेस पर हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्निंग कैपेसिटी मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड में शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला होता है, तो वहाँ हमें क्या करना है, रेट ऑफ अर्निंग हमें यहाँ रिक्वायर्ड होती है। जैसे लास्ट वाले मेथड के अंदर हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड पढ़ा था, बट यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, रेट ऑफ अर्निंग। इसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के साथ, और मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू पर शेयर। जो पेड अप वैल्यू पर शेयर हमें जो है पेड अप वैल्यू पर शेयर से हमें करना होगा। तो पेड अप वैल्यू पर शेयर से हमें मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, और आपको मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू पर शेयर के साथ। ये भी आपको मोस्टली केसेस में क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। तो इस तरह से हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इन सब के लिए भी सबसे पहले आपको रेट ऑफ अर्निंग की रिक्वायरमेंट है। तो रेट ऑफ अर्निंग को निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, इसके लिए आपको करना होगा एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो मीन्स आपको एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग भी निकालनी पड़ेगी, और साथ में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंप्यूट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग की। एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर द फॉलोइंग। हमें जो प्रॉफिट लेना है वो आफ्टर टैक्स लेना है। अगर आपको बिफोर टैक्स गिवन होगा तो आप उसमें से पहले प्रॉफिट को टैक्स को डिडक्ट करके आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट हम लेते हैं, बट बिफोर द फॉलोइंग। इन सबको माइनस करने के पहले के आइटम हमें लेना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फिर हमें क्या माइनस नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन सब को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो इन सब से पहले का प्रॉफिट हमने लेना है। अगर हम इनके बाद का प्रॉफिट हमारे पास है तो आपको बिफोर दिस अमाउंट प्रॉफिट लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है तो आपको बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको लेना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हेल्प से आप बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा। जो आपके पास आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट अवेलेबल है उसी के अंदर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग कंप्यूट कर सकते हैं। अब जो सेकंड हमें रिक्वायर्ड है फॉर्मूला के लिए, दैट इज़ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, सारी एसेट को हमें मार्केट वैल्यू पर लेना है और इसमें से हमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करना है। ओनली करंट लायबिलिटीज़ आर टू बी डिडक्टेड। जैसे पहले वाले नेट एसेट में तो हमने आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस किया था, करंट एज वेल एज नॉन करंट, बट यहाँ पर सिर्फ आपको करंट लायबिलिटीज़ को ही माइनस करना है। ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज़, तो हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। फिर हमारा आता है इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेना है इस मेथड के अंदर, और सिर्फ हमें करंट लायबिलिटीज़ को ही कंसिडर करना है। तो इन सब की हेल्प से हम निकाल सकते हैं
हमारा जो लास्ट मेथड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड में हमें सबसे पहले रेट ऑफ अर्निंग की रिक्वायरमेंट है, फिर हमें रिक्वायरमेंट है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पेड अप वैल्यू पर शेयर के साथ, तो हम शेयर की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड हैं। लास्ट मेथड मैंने आपको बताया वो एवरेज मेथड या फेयर वैल्यू मेथड होता है। तो एवरेज मेथड के अंदर आपको करना क्या है, आप किसी 2 मेथड से शेयर की वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज़ का हम एवरेज ले लेते हैं। तो वैल्यू एज पर नेट एसेट मेथड प्लस वैल्यू एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड, और आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती हैं या हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाती हैं। या आप अर्निंग कैपेसिटी भी ले सकते हैं, नेट वैल्यू एज पर नेट एसेट मेथड प्लस वैल्यू एज पर अर्निंग कैपेसिटी मेथड डिवाइडेड बाय 2। तो पहले आपको दोनों फॉर्मूलाज लगाकर दोनों वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी और फिर आप उन दोनों का एवरेज लेके शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये थे हमारे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो जो मेन क्वेश्चंस आपने करने हैं इस चैप्टर के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आपने शेयर के वैल्यूएशन का मीनिंग करना है, ज़रूरत क्यों होती है शेयर्स के वैल्यूएशन की, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो शेयर के वैल्यूएशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, मेन मेथड कौन से हैं शेयर के वैल्यूएशन के, ये मेथड कहाँ कहाँ पर सूटेबल होते हैं, कौन सी सिचुएशन में, और मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।